प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इमाइल दुर्खिम का जीवन चित्रण और उनकी कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। इमाइल दुर्खिम के जीवन चित्रण कृतियों से संबंधित ये तीसरा वीडियो है। इसमें जो बाकी बचा जीवन चित्रण है दुर्खिम का, जो बचा हुआ है उसको यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे। बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में दुर्खिम की सैद्धांतिक एवं पद्धति शास्त्र आधारशिला तैयार हुई और विभिन्न विषयों के वैज्ञानिक अध्ययन की रुचि भी जागृत हुई। यहाँ विशेषकर आपने धर्म के बारे में अध्ययन, चिंतन और मनन किया, जिसका प्रभाव उनकी प्रत्येक रचना में देखा जा सकता है। आपने मानव और समाज दोनों के जीवन में धर्म के महत्व को स्वीकार किया। सामाजिक जीवन में आपने धर्म की भूमिका का उल्लेख किया और धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत की। इसी प्रकार समाजशास्त्रीय धरातल पर धर्म की व्याख्या दुर्खिम का आविष्कार कहा जा सकता है। 1898 में दुर्खिम ने एनी सोशियोलॉजिक्यू का प्रकाशन आरंभ किया, जिसके 12 वर्ष तक आप संपादक रहे। इस पत्रिका के माध्यम से अनेक विद्वान आपके मित्र बने और कई प्रतिभाओं से आपका संपर्क हुआ तथा कई आपके शिष्य बने। डेवी मोस, रोजर, डायन, हुबर्ट, ग्रेनेट और लेवी स्ट्रॉस जैसे विद्वानों ने मानवशास्त्र, इतिहास, भूगोल, पुरातत्व शास्त्र, समाजशास्त्र, चित्रकला और भाषा से संबंधित लेख इस पत्रिका में प्रकाशित करवाए। विभिन्न विद्वानों के सहयोग से समाजशास्त्री साहित्य में एक नया संप्रदाय का उदय हुआ, जिसे दुर्खिमवादी संप्रदाय कहते हैं। दुर्खिम की मृत्यु के बाद इस पत्रिका का संपादन आपके भतीजे मोस ने संभाला। इस पत्रिका के माध्यम से दुर्खिम ने फ्रांस में समाजवाद को प्रतिष्ठित किया और समाजशास्त्री तथा भौतिक संसार को प्रभावित किया। आपने नवीन प्रतिभाओं को भी इसमें स्थान दिया। इस पत्रिका के कुशल संपादन और निर्देशन के कारण ही वह एक उच्च कोटि की पत्रिका मानी जाने लगी। बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के साथ ही दुर्खिम का विवाह लुई ड्रेफू से हो गया। यद्यपि आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त है, फिर भी उपलब्ध जानकारी से ज्ञात होता है कि आपके 2 संतानें थीं। एक पुत्री जिसका नाम मेरी था और दूसरा पुत्र जिसका नाम आंद्रे था। दुर्खिम को अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत कम प्यार मिला। पारिवारिक परिस्थितियां सदैव उनके अनुकूल रही। दुर्खिम इस रूप में भाग्यशाली व्यक्ति कहे जा सकते हैं क्योंकि उनकी पत्नी ने उनके अध्ययन और लेखन में बहुत सहयोग दिया। पारिवारिक दायित्वों को संभालने के साथ साथ उसने दुर्खिम के लिखित सामग्री को व्यवस्थित करने, उसके संपादन एवं संशोधन करने, पांडुलिपि पढ़ने, पत्र व्यवहार करने आदि के कार्य में भी सहयोग दिया। उसके सहयोग से ही दुर्खिम का पारिवारिक जीवन संतोष एवं सहयोग से परिपूर्ण था, जिसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर पड़ा। 1902 में दुर्खिम को पेरिस विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग के प्रोफेसर के पद पर आमंत्रित किया गया और 1906 में उन्हें इस पद पर स्थायी नियुक्ति दे दी गई। इस समय तक समाजशास्त्र को पृथक विषय का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। 1913 में दुर्खिम ने इस विभाग का नाम बदलकर शिक्षा एवं समाजशास्त्र विभाग कर दिया। पेरिस विश्वविद्यालय में दुर्खिम ने नैतिक शिक्षा, नीतिशास्त्र, धर्म की उत्पत्ति, विवाह, परिवार, नागरिक नैतिकता, समाजशास्त्र, कामटित, सेंट साइमन का समाज दर्शन आदि विषयों का अध्यापन कार्य किया। आपने समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में पूरी लगन और परिश्रम के साथ अध्यापन कार्य किया और निष्ठापूर्वक लेखन व निबंध लिखे, इससे वे छात्रों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके छात्र उनके भाषण, अभिव्यक्ति और विश्व विश्लेषण से बहुत प्रभावित थे। उनके एक विद्यार्थी ने तो उनकी तुलना अरस्तु, डेकार्tes, स्पिनोज़ा और कांट से की, जो दुर्खिम को एक आदर्श शिक्षक के रूप में करती है। 1912 में दुर्खिम की एक महत्वपूर्ण रचना एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ भी
यहीं से प्रकाशित हुई। दुर्खिम केवल साहित्य जगत तक ही सीमित नहीं थे, वरन उन्होंने सामाजिक और राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने फ्रांस और यूरोप के जन जीवन और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया। देश और समाज की सेवा के लिए वे सदा समर्पित रहे। सामाजिक जीवन में नैतिकता की उन्होंने जोरदार वकालत की और सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया। दुर्खिम की मृत्यु के 3 वर्ष पूर्व 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उस समय उन्होंने एक राष्ट्रभक्ति की भूमिका निभाई और अपने देशवासियों की सेवा की। वे सही बात कहते हैं कि कभी किसी से डरे नहीं। जब जर्मन शासकों ने युद्ध को उचित ठहराया तो दुर्खिम ने अपने लेखों द्वारा जर्मनी को ही युद्ध का दोषी दिया और यहाँ तक कि उनके प्रसिद्ध इतिहासकार और उग्र जर्मन राष्ट्रवादी ट्रोट्स की भी आलोचना की। युद्ध के दौरान जनता का मनोबल बनाए रखने के लिए वे लोगों को प्रेरणा देते रहे। उन्हें युद्ध से संबंधित लेखों और प्रकाशन से संबंधित समिति के मंत्री का कार्य भी दिया गया। युद्ध के दौरान सैनिक आक्रमणों और ध्वस्त फ्रांस के लोगों के मन में दुर्खिम आशा की ज्योति जलने के में प्रयत्नशील रहे और इस रूप में उनकी तुलना इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल से की जाती है। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के लोगों का मनोबल बनाए रखा। दुर्खिम ने फ्रांस अमेरिकी बंधुत्व परिषद में भी कार्य किया तथा विभिन्न देशों में निवास करने वाले यहूदियों के कल्याण से संबंधित संगठनों को ही सहयोग प्रदान किया। दुर्खिम ने फ्रांसवादियों को धैर्य, प्रयत्न, विश्वास का नारा दिया। यही नहीं बल्कि उन्होंने अपने पुत्र आंद्रे को भी युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया। आंद्रे की मृत्यु लड़ाई के दौरान मैदान में घायल हो जाने के कारण हुई। आंद्रे की मृत्यु का समाचार सुनकर दुर्खिम भीतर से टूट गए, क्योंकि आंद्रे उनका केवल इकलौता पुत्र ही नहीं वरन एक होनहार छात्र और एक उभरता हुआ नक्षत्र भी था। आंद्रे भाषा विज्ञान के होनहार छात्रों में गिना जाता था। शांत और गंभीर दुर्खिम ने इस वेदना को बाहर प्रकट नहीं होने दिया, किंतु वेदनाएं छिपती नहीं, कसक मिटती नहीं। अंततः 1916 में दुर्खिम गंभीर रूप से बीमार हो गए और 1917 में उन्होंने ग्रीष्म अवकाश लेकर फाउंटेनब्लू में जाकर नीति शास्त्र और पुस्तक लिखने का विचार किया। किंतु 15 नवंबर 1917 को जब 59 साल के हुए के वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। दुर्खिम की शारीरिक मृत्यु हो गई, किंतु समाजशास्त्री आकाश में वह ध्रुव तारे की तरह सदा ही प्रकाशमान रहेगा और भावी पीढ़ी के लिए समाजशास्त्र का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। अब इनके संपूर्ण जीवन चित्रण समझने के बाद अब हम दुर्खिम के विचारों पर अन्य विद्वानों का क्या प्रभाव पड़ा उसकी कुछ चर्चा करेंगे। बाकी चर्चा आगे आने वाली वीडियो में होगी। दुर्खिम के विचारों पर किन किन विद्वानों का प्रभाव पड़ा और किस प्रकार का पड़ा। वैसे ज्ञान का समाजशास्त्र हमें ये बताता है कि प्रत्येक विचार और विचारक अपने समाज और परिस्थितियों की उपज होती है। इस संदर्भ में रेमंड एरन लिखते हैं कि प्रत्येक लेखक की शैली की व्याख्या मनुष्य के स्वभाव तथा उनके राष्ट्र की परिस्थितियों दोनों के द्वारा ही की जाती है। दुर्खिम भी इसी श्रेणी में आते हैं। उनके व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व का निर्माण और विकास जिन साहित्य और शैक्षणिक कठिनाइयों के बीच पैदा हुआ वे भी तात्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों की ही देन है। दुर्खिम के जीवन और कृतियों को भी उसके अध्यापकों, सहपाठियों और फ्रांस तथा जर्मनी की परिस्थितियों ने प्रभावित किया। दुर्खिम के विभिन्न व्यक्तियों के प्रभाव का यहाँ हम उल्लेख करेंगे। व्यक्ति पर सबसे पहला प्रभाव उसके परिवार का ही पड़ता है।
दुर्खिम के पूर्वज यहूदी दर्शन के विख्यात विद्वान रहे हैं, अतः दुर्खिम को यहूदी दर्शन का सिद्धांत का ज्ञान पारिवारिक परंपरा से प्राप्त हुआ। ईसाई शिक्षिका के संपर्क में उन्होंने ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया और वे फ्रांसीसी विद्वान रूसों से भी बहुत अधिक प्रभावित थे, जिससे समाज और राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। रूसो व्यक्ति की तुलना में समाज की अधिक महत्व देते हैं और दुर्खिम ने भी ये विचार ग्रहण किया और उनका संपूर्ण रचनाओं में छाया हुआ है। मॉन्टेस्क्यू का भी दुर्खिम के विचारों पर गहरा प्रभाव था। मॉन्टेस्क्यू ने राजनीति शास्त्र से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं जैसे कानून व राज्य पर महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए। वे समाज की भी सभी घटनाओं को परस्पर संबंधित मानते थे। इस आधार पर दुर्खिम ने कहा कि सभी विज्ञान परस्पर संबंधित है, क्योंकि उनकी विषय वस्तु में अंतर निर्भरता पाई जाती है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।